हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है CUET मॉक। मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर दीपक नाथ और हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़े SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, और उसी बेसिस पे मैंने दिए थे आपको दो सिंपल से क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। फिर भी चलिए हम लोग देखते हैं कि उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस क्या होने वाले हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था वो था कि द SN1 रिएक्शन कैन नॉट बी कैरिड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, कि कौन से मीडियम में SN1 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर होगा बच्चों एसीटोन, क्योंकि यहाँ पर जितने भी चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, उन चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एसीटोन ही वो एक ऑप्शन है जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, बाकी सारे हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि द रिएक्शन कंडीशन क्या होती है, रिएक्शन कंडीशन होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। वो क्यों होता है? क्योंकि वो हेल्प करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो है वो हेल्प करता है इन आयनाइजेशन प्रोसेस ऑफ एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसका आंसर होगा यहाँ पर एसीटोन। नीचे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो था वो था एज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि अगर हमारा जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है स्टेप 1 ऑफ द रिएक्शन SN1 रिएक्शन में, वो अगर उसकी स्टेबिलिटी अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। रेट ऑफ द रिएक्शन भी हमारा ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जितना स्टेबल हमारा कार्बोकैटायन होगा रिएक्शन का प्रोडक्ट भी हमें उतनी जल्दी मिलेगा, रेट भी उतना इंक्रीज होगा। ये थे हमारे दो क्वेश्चंस। अब स्टार्ट करेंगे हम अपने आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है बच्चों, क्योंकि आज हम लोग अपने इमेजिनेशन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है और कैसे हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री यूज़ कर रहे हैं अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े। अपना पेन और कॉपी ले लीजिए और नोट्स के लिए भी तैयार हो जाइए, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे ज़रूर नोट करिए। जो पहली चीज़ जो हम लोगों को यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कायरलिटी क्या होती है, रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्शन क्या होता है और रेसिमाइजेशन क्या होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी बेसिकली किसी भी कंपाउंड में अगर मिरर इमेज बन सके और वो कंपाउंड क्या होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पास होने की वजह से उसमें अगर रोटेशंस हो, कंपाउंड अगर लेफ्ट और राइट की तरफ मूव करे, देन दैट कंपाउंड इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है कायरलिटी। कायरलिटी का कंसेप्ट बेसिकली ये है सिंपल फॉर्म में कि अगर एक कार्बन एटम में, हम लोगों को पता है होती है टेट्रावैलेंसी, तो उसमें जो चार कंपाउंड्स एडेड है या फिर जो चार ग्रुप्स एडेड है वो अगर डिफरेंट हो तो हम लोग बोलते हैं कंपाउंड को कायरल। तो उसके साथ भी काफ़ी टर्म्स आते हैं, हम लोग ये भी देखेंगे अब। फिर आता है रिटेंशन। रिटेंशन बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है एक रिएक्शन में, अगर दोनों की 3D या फिर स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, देन हम लोग बोलते हैं उसमें रिटेंशन हुआ है। रिटेंशन। नेक्स्ट आता है इन्वर्शन। अच्छा, इन्वर्शन वाली चीज़ हम लोगों ने कहाँ पढ़ी है? हम लोगों ने पढ़ी है SN2 रिएक्शन में, जहाँ पर हमारा रिएक्टेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन था और जो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन था वो था एक दूसरे से इन्वर्टेड, मतलब मिरर इमेज की तरह। ये गए कुछ टॉपिक्स, और लास्ट में हमें जो पढ़ना है वो है रेसिमाइजेशन, कि अगर एक रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हो और दोनों आइसोमर्स है और
एक दूसरा 50-50% मतलब इक्वल रेशियो में फॉर्म हो रहे हैं, देन उन्हें बोलेंगे हम लोग रेसिमिक मिक्सचर और प्रोसेस को बोलेंगे रेसिमाइजेशन। तो आइए शुरू करते हैं हम और एक एक टॉपिक को डिटेल्स में देखते हैं क्या करना है हमें। सो फर्स्ट जो टॉपिक हम लोगों को देखना है वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो फर्स्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है। व्हाट इज ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो हम लोगों को बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, कि ए बीम ऑफ लाइट which has vibrations in a plane is called plane polarized light। मतलब कोई भी लाइट जो एक प्लेन में वाइब्रेशंस दे उसे हम लोग बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है बच्चों। सो अगर कोई भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें प्रोड्यूस करनी है तो वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एक ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कर कर। क्लियर। और वही लाइट जब एक सोल्यूशन एक कंपाउंड के सोल्यूशन से पास करती है तब उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मतलब एक प्लेन ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर एक कंपाउंड के सोल्यूशन से पास कर रही है देन दैट इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। क्लियर। नेक्स्ट, अगर अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो अगर मेरे कंपाउंड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है, इफ द कंपाउंड रोटेट्स, कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड या फिर क्लॉकवाइज पे रोटेट करे देन हम लोग उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। दिख रहा होगा आपको। और उसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं हम लोग इसको डी से या फिर पॉजिटिव साइन से। हम लोगों को जब इस ऐसे कंपाउंड्स के नेम लिखने होंगे हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं इनके नेम्स। हम लोग आइदर IUPAC नेम या कॉमन नेम से पहले डी लगाते हैं या फिर ऐसे प्लस लगा देते हैं और जो डिनोट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर वही प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट साइड या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट से राइट की तरफ, सो उसको हम लोग बोलने वाले हैं लेवो रोटेटरी। ठीक है। और उसे डिनोट करेंगे हम लोग L से। ठीक है, स्मॉल लेटर L या फिर निगेटिव साइन से। सो लेवोरोटेटरी क्या है, लेवोरोटेटरी वो है अगर कंपाउंड्स को हम लोग लेवोरोटेटरी कब बोलेंगे जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करेगा या फिर सिंपली बोले तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। सो अगर क्लॉकवाइज है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो लेवो रोटेटरी। नेक्स्ट, अगर ये जो कंपाउंड्स है जिनमें प्लस माइनस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोज कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, अगर डेक्स्ट्रो लेवो दोनों प्रेजेंट हो देन दे आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। एंड द कंपाउंड एंड द फेनोमेनन, जिस फेनोमेनन में ये ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर्म हो रहे हैं उस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्लियर है। सो ये रहा हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का थोड़ा सा बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी एंड एनेंशियोमर्स। मतलब किसी भी कंपाउंड की मॉलिक्यूलर सिमेट्री या एसिमेट्री क्या होगी। फिर हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड में कायरलिटी कैसे आती है, कायरल कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। फिर देखेंगे लास्ट में हम लोग एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। सो
सभी अपने इमेजिनेशन को यूज़ करेंगे हम लोग इन टॉपिक्स को पढ़ने में, क्योंकि जितना हम लोग अच्छे से इन टॉपिक्स के बारे में इमेजिन कर सकते हैं, जितना हम लोग स्ट्रक्चर्स को इमेजिन करेंगे, उतना ही हमें ये टॉपिक्स लगेंगे इजी। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, जब बात कर रहे हैं हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री की, ठीक है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट पॉइंट है, फाउंडेशन है, फाउंडेशन ले किया था लुईस पैस्टूर ने इन द ईयर 1848। ठीक है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक कंपाउंड लिया, उसका सॉल्यूशंस बनाए और उस सॉल्यूशंस में देखा कि दोनों में जो लाइट है, लाइट की डायरेक्शन अलग अलग थी, जिसके ऊपर बेस करके उन्होंने बताया कि ये जो लाइट की डायरेक्शन डिफरेंट हो रही है, वो हो रही है किसके वजह से, वो हो रही है हमारे कार्बन की 3D या फिर मॉलिक्यूल की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की वजह से। ये रहा फाउंडेशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। किसने किया? लुईस पैस्टूर 1848 में। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वेंट ऑफ एन सीली-बेल। कब किया उन लोगों ने? 1874 में। उन लोगों ने अलग अलग, दोनों ने अलग अलग आर्ग्यू किया कि ये जो स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स होती है कार्बन के अराउंड, वो होते हैं टेट्राहेड्रल। हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पढ़ लिया है टेट्रावेलेंसी कैसे होते हैं। और वो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है कार्बन से अगर डिफरेंट हो, इफ ऑल द 4 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू ए कार्बन इज डिफरेंट, then the mirror image of the molecule is not superimposed. So अगर हमारे कार्बन में जो 4 ग्रुप्स अटैच्ड है वो अगर डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है, देन क्या होगा, वो कभी ओवरलैप नहीं करेंगे। और इसी ओवरलैपिंग कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सुपर इम्पोज। इन केमिस्ट्री, बेसिकली इन स्टीरियो केमिस्ट्री, अगर कोई कंपाउंड ओवरलैप कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे दे आर सुपर इम्पोज्ड, और अगर नहीं कर रहा है देन बोलेंगे दे आर नॉन सुपर इम्पोज्ड। ठीक है। सो अगर वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो उन कार्बन में क्या होगा, एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है और एक स्टीरियो सेंटर होता है। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। लेट अस कंसीडर कि ये मेरा कार्बन एटम है और इसमें इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे 4 ग्रुप्स अटैच्ड है। अब एक ग्रुप को हम लोग ए देते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं और इसको डी बोलते हैं। अगर ये चारों ग्रुप्स डिफरेंट है तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड अपने मिरर इमेज से ओवरलैप करेगा। कैसे करेगा? अगर सिंपली सोचो कि 4 अलग अलग है, सॉरी, ये कभी ओवरलैप नहीं करेगा। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, सभी को दिख रहा है मेरा लेफ्ट हैंड। सो दिस इज माय लेफ्ट हैंड और ये मेरा राइट हैंड, दोनों अलग है। अगर मैं ट्राई भी, लेकिन दोनों की क्या है, अगर ऐसे करके देखो, दे आर ओवरलैपिंग। सी, ओवरलैप कर रहा है लाइक दिस। ठीक है। सो बोथ आर सेम, बट इफ वी ट्राई टू सुपर इम्पोज देम, अगर इन दोनों को हम लोग सुपर इम्पोज करवाने की कोशिश करें, देखो मेरे थम्स अलग अलग डायरेक्शन में है। सो माई लेफ्ट हैंड इज नॉट सुपर इम्पोजेबल विथ माई राइट हैंड, क्योंकि दोनों की 3D अरेंजमेंट अलग है। इसका थंब राइट की तरफ जा रहा है और इस हैंड का थंब लेफ्ट की तरफ जा रहा है। मतलब 3 डायमेंशनली बोथ द हैंड्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ फिंगर्स। मतलब उंगलियों की जो अरेंजमेंट है ना 3 डायमेंशन में, वो अलग है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये कभी सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे। सो ऐसे अगर मेरे कार्बन में 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड है, सो दे विल नेवर सुपर इम्पोज। अब अगर चारों ग्रुप्स डिफरेंट ना होकर सिमिलर हो, या फिर 2 ग्रुप सिमिलर हो, 1 ग्रुप सिमिलर हो, देन दे हैव द चांस ऑफ सुपर इम्पोजिंग। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग बोले कि ये डी नहीं है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं इसको ए बोलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 2 ग्रुप्स सेम है, इधर भी ए है मेरे पास, इधर भी ए है, देन दे विल ओवरलैप एंड दे विल सुपर इम्पोज। और इसका सिंपल सा एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं
कि हम लोग सभी लोग ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ स्पोर्ट खेलते हैं। क्रिकेट इंडिया में सब खेलते हैं, सभी को क्रिकेट पसंद है। सो अगर आप क्रिकेट की बॉल को कंसिडर करो, वो है एक सर्कुलर बॉल, ठीक है, स्पीयर है वो। उस बॉल के पीछे अगर सेम एक डिफरेंट बॉल लाकर हम लोग रख दें, मतलब एक बॉल क्रिकेट बॉल है, उसके पीछे हम लोगों ने दूसरा क्रिकेट बॉल रखा, क्या होगा अगर हम लोग फ्रंट साइड से देखेंगे? इमेजिन करो आप कि आपके सामने एक क्रिकेट बॉल रखा है, उसके ठीक पीछे और एक क्रिकेट बॉल रखा है, और आप अपने आई के लेवल पे उन दोनों बॉल्स को देखने की कोशिश कर रहे हो। क्या आप दोनों बॉल्स को देख पाओगे? वो क्या होगा कि आप सिर्फ सामने वाले बॉल को देखोगे जब वो आपके आई के लेवल पे है। आप पीछे वाले बॉल को कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि दोनों के शेप्स, दोनों के साइजेस, दोनों का अरेंजमेंट सेम है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, एक बॉल दूसरे बॉल के पीछे कर रहा है ओवरलैप, दे आर सुपर इम्पोजिंग। सो ये है सुपर इम्पोजिंग या फिर ओवरलैपिंग कंडीशंस में कैसे होते हैं। तो आपको, मुझे लगता है थोड़ा तो आपने इमेजिन कर लिया होगा कि सुपर इम्पोज क्या होता है और नॉन सुपर इम्पोज क्या होता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे मॉलिक्यूल में एसिमेट्री होती है या फिर एसिमेट्रिक कार्बन होता है जब उसमें दो ग्रुप्स या दो से ज़्यादा ग्रुप्स सिमिलर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है हमें। तो ऐसे मॉलिक्यूल में क्या होती है, वो लैक करते हैं सिमेट्री, और हम लोग उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। दे लैक सिमेट्री, दैट्स वाई दे आर नोन एज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं हम लोग उनको? ASSYMETRIC, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। समझ में आया सभी को? नाउ अगर हम लोग इस एसिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल को नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ मिरर इमेज के साथ कंसिडर करें, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? वो होता है रिस्पॉन्सिबल ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। मतलब एसिमेट्रिक कंडीशन अलोंग विथ नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ मिरर इमेजेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड क्या है, इसमें एसिमेट्री है। अब एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करो और साथ में कंसिडर करो कि मेरा नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मतलब दे आर डिफरेंट। सो क्या होगा, उसमें होगी ऑप्टिकल एक्टिविटी। द सिमेट्री एंड एसिमेट्री क्या होगा, ऑल्सो ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्रिकेट बॉल स्पीयर होते हैं, दे कैन बी सुपर इम्पोजिबल। अगर क्रिकेट बॉल के पीछे फुटबॉल को रखो, दोनों के साइज डिफरेंट है, दोनों 3 डायमेंशनली अलग है, सो दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। सो ऐसे हमारे डे टू डे लाइफ में इवन द अल्फ़ाबेट्स में भी हम लोगों को सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिलता है, ठीक है। सो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं डिफरेंट नॉन सुपर इम्पोजिबल और सुपर इम्पोजिबल ऑब्जेक्ट्स। तो घर में सोच के देखना ऐसे क्या क्या स्ट्रक्चर्स या फिर क्या ऑब्जेक्ट्स है, कुछ अल्फ़ाबेट्स है, नंबर्स है, आपको मिलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, देखो हमें पता करना है कायरलिटी और एकायरलिटी क्या होती है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट्स जो है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है ऑन देयर मिरर इमेज, ठीक है। जैसे कि हमारे हाथ थे, ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, ठीक है। अगर आईने में आप अपना लेफ्ट हैंड देखोगे तो वो आपको राइट हैंड जैसा दिखेगा, और राइट हैंड देखोगे वो लेफ्ट हैंड जैसा दिखेगा। तो ये मिरर इमेजेस है, बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। देखो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मेरे थम्स अलग है, ठीक है। सो उस कंडीशन में क्या होता है, द कंपाउंड आर सेड टू बी कायरल, और प्रॉपर्टी को बोलते हैं कायरलिटी। मतलब अगर सब अलग अलग है देन दे आर सेड टू बी कायरल। मतलब ये जो कार्बन का स्ट्रक्चर आपको बोर्ड पे दिख रहा है, उसमें अगर चारों ग्रुप्स अलग हो, मतलब यहाँ पर हम लोग डी लगा दें, सो इसका अगर मिरर इमेज लो और ये जो कंपाउंड है कभी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि मिरर इमेज में डी जो है डी इस साइड में चला जाएगा, ठीक है बच्चों। सो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कायरलिटी, और ये जो कार्बन है, इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन। और याद रखना
केमिस्ट्री में कायरलिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आप जितने आगे वाले चैप्टर्स में जाओगे आपको पता चलेगा कायरलिटी की इंपॉर्टेंस, स्टीरियोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस, इवन आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म्स हो रहे हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है स्टीरियोकेमिस्ट्री की। ठीक है, सो हम लोगों को पता चल चुका है कायरलिटी क्या होती है, कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं। अगर इसमें दो ग्रुप्स या उससे ज़्यादा ग्रुप्स सिमिलर है, जैसे कि पहले थे हमारे इधर A था, ठीक है, देन दीज कंपाउंड्स आर सेड टू बी एकायरल कंपाउंड्स, मतलब ये अपने मिरर इमेज से ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर सेड टू बी एकायरल कंपाउंड्स, और देन हम लोग उसको बोलेंगे एकायरल कार्बन। अगर सिंपली अगर याद रखना हो, अगर डेफिनेशन की बात है तो इफ ए कंपाउंड हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू इट, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं इफ ए कंपाउंड इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज दैट इज नोन एज कायरल कंपाउंड, एंड इफ ए कंपाउंड इज सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज देन दैट इज नोन एज एकायरल कंपाउंड। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर हमको सिंपली आइडेंटिफिकेशन करनी है, हम लोगों को मिरर इमेज बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, देखो ये आपके लिए ट्रिक्स है। हाँ, कि अगर हम लोगों के पास टाइम नहीं है एग्जाम में कि हम इसका मिरर इमेज बनाएं वगैरह चेक करें, देन क्या करेंगे, हम लोग कार्बन कंसिडर करेंगे जो हमारा सेंट्रल कार्बन होगा, देखेंगे उसमें चारों ग्रुप्स अलग है कि नहीं है। अगर चारों ग्रुप्स अलग है कायरल होगा, अगर चारों ग्रुप्स में 2 ग्रुप भी सिमिलर निकल जाते हैं देन एकायरल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। दिस कार्बन को अगर हम लोग देखते रहे तो ये कार्बन डिफाइन कर सकता है कि हमारा कंपाउंड कायरल है कि एकायरल है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये गई बात हमारी कायरलिटी और एकायरलिटी की। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कायरल क्या होता है, एकायरल क्या होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी भी हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। उससे पहले, अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले कंसिडर करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं उन एग्जाम्पल्स के साथ कि कायरलिटी का क्या इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, जो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करने वाले हैं वो है प्रोपन टू ऑल। लेट अस थिंक कि प्रोपन टू ऑल की हमें मिरर इमेज निकालनी है और प्रोपन टू ऑल का भी 3D स्ट्रक्चर बनाना है। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि ये प्रोपन टू ऑल कायरल है कि एकायरल है। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग। ये हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये मेरा कार्बन है, इस पॉइंट पे मेरा कार्बन है। ठीक है, ये हमारा वेज बॉन्ड डैश बॉन्ड है, इसमें एक CH3 है। ये हमारे पास हमारा वेज बॉन्ड है, इसमें भी एक CH3 है। मैं इसको थोड़ा और ब्रॉड कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको आइडेंटिफाई कर सको। इस वाले पोजीशन पे कंसिडर कर लो, इसको टेढ़ा बना दिया मैंने, इसको थोड़ा सीधा ही बनाते हैं ताकि इजीली आप आइडेंटिफाई करो। ठीक है, इस वाले पोजीशन पे OH लगा देते हैं और इधर लगा दो एक हाइड्रोजन। बन गया मेरा स्ट्रक्चर प्रोपन टू ऑल। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है प्रोपन टू ऑल, इसका निकालते हैं हम मिरर इमेज। ये है हमारा मिरर, इसको हम लोग बताते हैं A कंपाउंड, ये है प्रोपन टू ऑल, और बीच में डाल दिया मिरर। मिरर डालने के बाद क्या मिलेगा, हमको मिलने वाला है इसका मिरर इमेज। तो OH इधर राइट साइड में है, अब आएगा OH लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये हाइड्रोजन इधर है, ये हमारा CH3 है, और यहाँ पर हमारे वेज बॉन्ड में और एक CH3 है। ठीक है, वेज और डैश का आप लोगों को पता होगा कि वेज का मतलब क्या होता है, फ्रंट ऑफ द प्लेन, और डैश का मतलब है बिहाइंड द प्लेन। अगर मैं यहाँ पर ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, कंसिडर करो कि मेरी बॉडी एक प्लेन है। मेरा जो राइट हैंड है वो है फ्रंट ऑफ द प्लेन, मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो है बिहाइंड द प्लेन, मेरा फेस जो है वो है एक साइड ऑफ द वन साइड ऑफ द प्लेन, वो दूसरा बिहाइंड द हेड होगा दूसरा साइड। मेरे इस हैंड में एक CH3 है, ठीक है, इस हैंड में मेरा एक CH3 है।
अब क्या करना है, मुझे करना है इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेशन, ठीक है। सो चलो कंसिडर करते हैं कि ये हो गया 180 डिग्री रोटेशन। सो इस रोटेशन के बाद देखो, इस हैंड में ओरिजिनली मेरे पास जो CH3 था वो इधर आ गया सामने और एक CH3 पीछे चला गया, लेकिन मॉलिक्यूल में कोई डिफरेंस आई? देखो क्या होता है कि इसको करवा दिया हम लोगों ने 180 डिग्री रोटेशन, ठीक है। बट हमारा जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या होगा, ये कार्बन कंसिडर कर लो, यहाँ पर OH लगा लेते हैं, यहाँ पर लगा दो हाइड्रोजन, इस पोजीशन में आता है हमारा CH3 और इस पोजीशन में हमारे पास है दूसरा CH3। बट इसको अगर B बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, ये और ये दोनों जो स्ट्रक्चर है क्या एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे? जी हाँ, वो लोग बिल्कुल ओवरलैप करेंगे, क्योंकि देखो मैंने बोला था एक कार्बन में जब चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो दे कैन बी कायरल, बट यहाँ पर देखें तो ये CH3 है, ये CH3 है, दो ग्रुप्स आ गए सिमिलर। अब ये कायरल कार्बन तो नहीं हो सकता, सो दिस कंपाउंड क्या कंपाउंड है, 2 प्रोपेनॉल या फिर प्रोपन टू ऑल इज एकायरल, ठीक है, क्योंकि दीज कंपाउंड्स आर ओवरलैपिंग विथ ईच अदर। सो अभी जो कुछ मैंने बोला है आपको सभी कुछ नीचे लिखा हुआ मिल रहा है आपको, ठीक है। सो तुरंत इसको नोट करो और घर में ऐसे मॉलिक्यूल्स लो और प्रैक्टिस भी करो। तो कर रहा हूँ मैं इसको रब, तो ये गया हमारा एक एकायरल कंपाउंड का एग्जाम्पल। नेक्स्ट लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल, और उससे भी हम लोग निकालते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो कायरल है कि एकायरल है। बहुत इंटरेस्टिंग है, अपने इमेजिनेशन को ओपन रखो और सोचो, तब पता चलेगा आपको कि कितना इंटरेस्टिंग होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इस बार हम लोग ले रहे हैं जो सेकंड कंपाउंड है वो है ब्यूटन टू ऑल, ठीक है बच्चों। सो ब्यूटन टू ऑल में क्या होगा, ओ हाइड्रोजन लगा दिया इधर, OH लगा दिया इधर, ये डाल दिया हम लोगों ने वेज वाला बॉन्ड, इसमें डाल दो C2H5, दिख रहा है आपको C2H5, और ये डाल दो डैश वाला बॉन्ड, इसमें डाल दो CH3। आ गया हमारे पास ब्यूटन टू ऑल, आसान सा स्ट्रक्चर था। अब इस ब्यूटन टू ऑल, इसको हम लोग बता देते हैं A, इसका निकालना है हमें क्या, मिरर इमेज, मतलब इस बार OH आ जाएगा इस साइड में, आसानी है, हाइड्रोजन को रखते हैं यहाँ पर। अब ये जो है ये आ गया CH3 और ये है C2H5, ये है हमारा मिरर इमेज, मतलब B। A हो गया, B हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, थर्ड पे हम लोगों को निकालना है इसका 180 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन, ठीक है। सो 180 डिग्री रोटेशन, या OH इस साइड में आ जाएगा घूमकर, हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पर, ठीक है, वेज वाला आता है इधर, और ये है सॉरी डैश आता है नीचे और वेज आता है इधर ऊपर। अब बात ये है इन दोनों का क्या होगा, C2H5 कहा जाएगा और CH3 कहा जाएगा। फिर से सोचते हैं पहले जैसे, कंसिडर करो ये C2H5 है, ये मेरा लेफ्ट हैंड जो है ये C2H5 है, ठीक है। यहाँ पर कंसिडर कर लो OH है, पीछे कंसिडर कर लो हाइड्रोजन है, और मेरे इस हैंड को कंसिडर करो CH3, ठीक है। ऐसे खड़े हैं हम, और फिर करना क्या है, 180 डिग्री रोटेशन करना है। कर दो 180 डिग्री रोटेशन। अब सामने क्या आया, OH पे क्या आया, OH पे आया CH3, और C2H5 कहाँ गया, डैश पे, बिहाइंड द प्लेन। सो क्या होगा इसमें होगा यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर आएगा C2H5।
दिख रहा है आपको? क्या कंपाउंड था ये? ब्यूटन टू ऑल। ये है ब्यूटन टू ऑल की तीनों स्ट्रक्चर्स। ये इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो हमने कंसीडर किया, ये इसका मिरर इमेज, और ये है क्या? रोटेटेड प्रोडक्ट, रोटेटेड एट 180 डिग्री। ठीक है, सो हमारा ए और सी विल नॉट ओवरलैप। ये कंपाउंड्स दोनों कभी ओवरलैप नहीं करने वाले, और ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। सो ब्यूटन टू ऑल इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। दिख रहा है आप लोगों को सबको? सो नीचे मैंने लिखा हुआ है ब्यूटन टू ऑल नॉन सुपर इम्पोजेबल है, क्योंकि इसमें चारों ग्रुप्स अलग है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्या करना है? सेंट्रल कार्बन जिसकी हम लोगों को कायरलिटी निकालनी है, उसमें देखना है चारों ग्रुप्स सेम है कि डिफरेंट है। सो ये है एक कायरल मॉलिक्यूल। सो उसी बेसिस पे मैंने नीचे दिए हुए हैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स। घर में उन एग्जाम्पल्स का स्ट्रक्चर्स बनाओ और प्रैक्टिस करो अच्छे से। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कायरलिटी वाला कंसेप्ट आपको आसान लगेगा। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना होती आसान है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते सही से, इसलिए हम लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप प्रैक्टिस भी करो, साथ में अपनी इमेजिनेशन भी थोड़ी सी यूज़ करो। जितना इमेजिन कर सकते हो स्ट्रक्चर्स को अपने माइंड में, उतना करो, उतना इजी बन जाएगा आपके लिए ये क्वेश्चंस, और आप इजीली भी सॉल्व कर पाओगे। सो ये गया कायरलिटी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या? नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट आर एनंशियोमर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखे थे दो स्ट्रक्चर्स जो स्टीरियो आइसोमर्स थे। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर थे। सो अगर दो आइसोमर्स हमारे पास प्रेजेंट है, इफ़ वी कंसिडर कि हमारे पास एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड बी है, और हम लोग बोल रहे हैं दिस टू आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये ए एंड बी आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। कौन से आइसोमर्स? स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अगर ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स है, साथ में ये दोनों अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स आर मिरर इमेजेस बेसिकली। सो इफ दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मतलब if two stereo isomers are non-superimposable mirror images of each other, then they are known to be enantiomers। याद रहेगा, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। सो एनंशियोमर्स जो होती है, एनंशियोमर्स में प्रॉपर्टीज में क्या हो सकता है? एनंशियोमर्स है सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन से प्रॉपर्टीज होंगे? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम होती है, उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होती है। ठीक है, और काफ़ी सारे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो भी सेम होते हैं। उनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है अगर यहाँ पर जो ए वाला मॉलिक्यूल है, ये ए जो है, अगर ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा तो ये बी जो है, बी होगा लेवोरोटेटरी, या फिर बी लेवोरोटेटरी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो ए होगा लेवोरोटेटरी। मतलब दे विल डिफर ओनली इन वन कंडीशन, जो होगी कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कौन से डायरेक्शन में मूव कराते हैं या फिर रोटेट कराते हैं। सो दे विल रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, और इन केस की वजह से इनमें डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें होता है क्या? जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, क्योंकि ये रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा, और एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर रोटेट करते रहेंगे कर देंगे कैंसल आउट। बिकॉज लेट अस कंसिडर कि ये ए वाला जो कंपाउंड है ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज। सो दोनों कर देंगे एक दूसरे को कैंसल आउट एंड विल हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। एंड
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन हो रहा है इसमें, और कैंसल आउट हो रहा है, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन हो रहा है। और ऐसे अगर मिक्सचर हमारे पास प्रेजेंट है जिनमें जीरो ऑप्टिकल रोटेशन है एंड दे आर डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेटरी और वो एनंशियोमर्स है, देन उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं टुगेदर, रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशंस। ठीक है, सो इफ ए पेयर ऑफ एनंशियोमर्स are formed in equal quantity and have zero optical rotation, then they are said to be racemic mixture। याद रखना कि जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होना चाहिए, मतलब दोनों इक्वल अमाउंट्स में फॉर्म होने चाहिए, देन एंड देन ओनली उनको हम लोग बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। सो आसान सा था। अब रेसिमिक मिक्सचर वाले कंपाउंड्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं इनको प्लस माइनस एक साथ डालते हैं, या फिर हम लोग उनको बोलते हैं DL। ठीक है, और ये जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन होता है एक एनंशियोमर का रेसिमिक मिक्सचर में, उसे हम लोग बोलते हैं रेसिमाइजेशन। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, रेसिमिक मिक्सचर एनंशियोमर क्या होते हैं हम लोगों ने देखा सबसे पहले, फिर एनंशियोमर्स का रिलेशन यूज़ करके हम लोगों ने देखा कि उनमें जीरो ऑप्टिकल रोटेशन भी हो सकता है। अगर जीरो ऑप्टिकल रोटेशन हो रहा है देन दे आर कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेसिमाइजेशन। ठीक है बच्चों, सो हम लोगों ने देख लिया रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमाइजेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, एनंशियोमर प्रॉपर्टी। बचता क्या है अपने पास, बच गया अपने पास दो, एक है रिटेंशन, एक है इन्वर्शन। सो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। ठीक है, वो क्या होती है। सो रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन मतलब थ्री डायमेंशनल जो जियोमेट्री है उसको करना है हमें प्रिजर्व। मतलब केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ विल हैव सेम जियोमेट्री। ठीक है बच्चों, सो नाउ जैसे कि मैंने बोला कि अगर हमारे रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का सेम जियोमेट्री हो और उसके स्टीरियो सेंटर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई चेंजेस ना हो, देन हम लोग बोल सकते हैं उसको रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। अब इसको अच्छे से समझना है हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोग लेंगे एक एग्जाम्पल। ठीक है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग, 2-मिथाइल ब्यूटन 1 ऑल, और उसको क्या करेंगे, हीट करवाएंगे किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सो करते हैं हम लोग रिएक्शन, लेते हैं CH3। ठीक है, यहाँ पर ले लो एक हाइड्रोजन, इस साइड में लेते हैं एक CH2 और यहाँ पर OH लेना है। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, ब्यूटन 2 ऑल है, सो यहाँ पर आएगा CH2 और CH3। अब इसका रिएक्शन करवाना है हमें, किसके साथ करवाना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अब देखो बड़ा आसान सा रिएक्शन है, ये पार्ट निकलेगा, क्लोरीन आके ऐड होगा। सो यहाँ पर हाइड्रोजन जैसे था वैसे है, ऊपर वाला CH3 भी जैसा था वैसा ही है, नीचे में CH2 CH3 था, उनमें कुछ रिएक्शन ही नहीं हुआ, वो भी सेम है। अब बचा क्या है, बचा है यहाँ पर एक CH2 था वो भी है, और OH की जगह पे आ गया Cl। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोगों ने लिया था एक माइनस कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, -2-मिथाइल ब्यूटन 1 ऑल, -2-मिथाइल ब्यूटन 1 ऑल। और प्रोडक्ट में हम लोगों को क्या मिला है, प्रोडक्ट में मिला है ब्यूटन 1 ऑल के जगह पे हम लोगों ने ऐड कर दिया क्लोरीन। ठीक है, सो
हम लोगों को मिला 2 क्लोरो 1 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 क्लोरो 1 मिथाइल ब्यूटेन और सामने लगा दो प्लस। अब मैंने प्लस क्यों लगाया, माइनस क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर तो कुछ चेंजेस है नहीं। जब ऐसे कंडीशंस हमारे पास प्रेजेंट हो जहाँ पर रिटेंशन हो रहा है, दे कैन बी प्लस, दे कैन बी माइनस, मतलब डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लेवो भी हो सकता है, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग यही, और इसी के साथ लेट अस सी कि देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये है जो मतलब कंडीशंस है, इन कंडीशंस को आप लोग ध्यान से नोट करो। और एक चीज़ याद रखना है हम लोगों को कि रिटेंशन में वी हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ प्लस एंड बोथ माइनस। सो दोनों प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल इन केस ऑफ क्या, इन केस ऑफ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो ये गया रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब इन रिटेंशन, इन्वर्शन, रेसिमाइजेशन तीनों को अगर हम लोग एक ही एग्जाम्पल के साथ कंपेयर कर सकें तो वो कैसा होगा। अगर एक एग्जाम्पल ऐसा मॉलिक्यूल ले जिसमें रिटेंशन भी दिखा सके, जिसमें इन्वर्शन भी दिखा सके और रेसिमाइजेशन भी दिखा सके, तो चलो एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें तीनों प्रोसेस को हम लोग कर सके कंपेयर, और हम लोगों को ये प्रोसेसेस इजीली समझ में आ जाए। So, let us consider the reaction, ठीक है। सो रिएक्शन क्या लेंगे, सो देयर आर 3 आउटकम्स हम लोगों को मिल रहा है, रिटेंशन हो सकता है, फिर इन्वर्शन हो सकता है, और लास्टली हमारे पास रेसिमाइजेशन हो सकता है। सो एक ही एग्जाम्पल लेंगे, उसमें सब कुछ हमारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, देखो लेट अस टेक, यहाँ पर एक C2H5 है, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और ये है, यहाँ पर लगा दो CH3, यहाँ पर लगा देते हैं Cl। कंपाउंड ले लिया हम लोगों ने, Cl के जगह पे हम लोग X ले सकते हैं, Y ले सकते हैं। तो हम लोगों को अगर एक एग्जाम्पल में तीनों दिखाने हैं तो Cl को ना ले और हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पर एक X। ओके बच्चों, सो द कंपाउंड इज C2H5, वो है नॉर्मल प्लेन में, CH3 है मेरा वेज में, हाइड्रोजन है मेरे पास डैश में, और X है मेरा प्लेन में। अब इसमें करवाएंगे 3 रिएक्शन साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ 3 रिएक्शंस देखेंगे। एक में हम लोगों को मिलेगा इन्वर्शन प्रोडक्ट, एक में मिलेगा रिटेंशन प्रोडक्ट, तीसरे में मिलेगा रेसिमाइजेशन। अब इसको यहाँ पर करवा दो Y के साथ, इधर भी करवाते हैं Y के साथ। Y इज एनी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, X को रिप्लेस कर सके वैसा एक न्यूक्लियोफाइल है Y। सो हम लोगों को देखना है कि कौन से साइड में क्या प्रोडक्ट होगा। अब कंसिडर करो कि इस वाले में अटैक हो रहा है बैक साइड, जो राइट साइड में एरो है उसमें हो रहा है क्या, बैक साइड अटैक। सो अगर बैक साइड अटैक होगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा इन्वर्शन प्रोडक्ट, मतलब इधर X है तो उधर से अटैक होगा, Y आकर उधर ऐड होगा। सो Y, ठीक है, ये कार्बन C2H5 जैसे था वैसा ही रहेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी वैसा ही रहेगा, और बचता है हमारा वेज बॉन्ड जिसमें था एक CH3। अब ध्यान से देखो, एक दूसरे का इनका इसका और इसका स्ट्रक्चर देखो, इसको हम लोग देते हैं नाम A, ठीक है, और ये है एक इन्वर्शन प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, दोनों के स्ट्रक्चर में एक दूसरे के इन्वर्टेड इमेजेस बन गए। अब ये वाला कंसिडर करो कि फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है, सो C2H5, और इस वाला पोजीशन में हाइड्रोजन है, इस वाले पोजीशन में Y आ गया, और यहाँ पर है
CH3, इसको नाम दे दो B, इसका होगा क्या, सिमिलर रह गया। सो इसमें आ गया रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आया इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आया रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब इस केस में अगर हमको मिलता है A प्लस B, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिमाइजेशन। सो देखो एक रिएक्शन, तीनों कंडीशंस, आ गया समझ में सबको? नोट कर लो अच्छे से इस रिएक्शन को, फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है। सो नोट कर लिया सबने? सो ये था हमारा सिंगल रिएक्शन में हम लोगों ने दिखा दिया कि इन्वर्शन कैसे हो सकता है, रिटेंशन कैसे हो सकता है और रेसिमाइजेशन कैसे हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस कंपैरिजन के बाद सभी को समझ में आ चुका होगा कि रिटेंशन, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड रेसिमाइजेशन कैसे होता है और क्या होते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम लोग उनको अप्लाई। ठीक है। सो इनका अप्लाई जब करना है तो करना है किसमें, SN1 रिएक्शन में और SN2 रिएक्शन में। ठीक है बच्चों। अच्छा, वो जो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन हम लोगों ने पढ़े थे, सो उनको भी करेंगे अप्लाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसमें अप्लाई करेंगे, फर्स्ट अप्लाई करेंगे हम लोग इसको SN2 रिएक्शन में। ठीक है। सो SN2 रिएक्शन में अप्लाई करना है, मतलब हमें चाहिए एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। यहां पर लगा दो C6H13, C6H13, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, इसमें लगा देते हैं CH3, और ये रहा हमारा थर्ड बॉन्ड, सॉरी फोर्थ बॉन्ड, इसमें लगा दो एक ब्रोमीन, इसमें लगा दो हाइड्रोजन। हो गया स्ट्रक्चर। अब सोचो कि इस ब्रोमीन को हमें रिप्लेस करना है और हम लोग ले रहे हैं क्या, हम लोग ले रहे हैं एक OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव क्या करेगा, करवाएगा इसमें SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। और ये कहाँ से करेगा अटैक, ये अटैक करेगा बैक साइड से। और प्रोडक्ट में हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, प्रोडक्ट में मिलेगा OH यहाँ पर है, फिर CH3 के जगह पर है, C6H13 था, C6H13 भी अपने ही जगह पर रिटेन हो गया, C6H13, और ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन भी अपने जगह पे है। लेकिन ये और ये क्या है, इन्वर्शन, इन दोनों में है इन्वर्शन। अब इन्वर्शन समझ में आ गया होगा सबको कि इन्वर्शन कैसे होता है, SN2 मैकेनिज्म में होता है इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो जो स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग ओरिजिनल रिएक्टेंट में ले रहे हैं इन केस ऑफ SN2, सो आफ्टर मैकेनिज्म एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन वो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगा, वो होगा इन्वर्टेड स्टीरियो केमिस्ट्री, मतलब इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और हम लोगों ने ये भी देखा था, इसका नाम क्या था, वॉल्डन इन्वर्शन। अब नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, कहीं पर नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से समझना। हम लोग को हर बुक में बताया जाता है कि SN2 रिएक्शन में कहाँ से अटैक होता है, बैक साइड अटैक होता है, क्योंकि धक्का पीछे से देने में ही मजा है, सामने से नहीं। सो इस बैक साइड अटैक का रीजन क्या है, बैक साइड अटैक, सो व्हाई देयर इज ए बैक साइड अटैक इन SN2, क्वेश्चन ये है। सो ये याद रखो, ये जो ब्रोमीन है इसमें क्या है, इसमें है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है, ये भी कैरी कर रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर ये दोनों नेगेटिव चार्ज वाले एटम्स या फिर आयंस बोलो, अगर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल। ठीक है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में आते, दे वुड हैव
रिपेल्ड, मतलब इनमें रिपेलिंग के वजह से रिएक्शन हो ही नहीं पाता। सो इस वजह से हम लोग प्रेफर करते हैं इस केस में, क्या प्रेफर करते हैं हम लोग, बैक साइड अटैक। पीछे से जब अटैक करेगा तो एक साइड से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एक साइड से निगेटिव वाला पार्ट आकर ऐड हो रहा होगा, दूसरे साइड से और एक निगेटिव वाला पार्ट बाहर जा रहा होगा। सो समझ में आया आपको SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में बैक साइड अटैक क्यों होता है। ये जो है ये वाली चीज़ आपको बुक्स में भी हमेशा नहीं मिलती। सो मैंने बताया, आप ध्यान रखो, नोट करके रखो, ताकि कभी भी आप ये वाली बात ना भूलें। अब देख लिया हम लोगों ने इन्वर्शन क्या था, अब देखते हैं चलो रिटेंशन क्या है। सो नाउ लेट अस अप्लाई आवर नॉलेज ऑन SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म में क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैकेनिज्म है SN1 मैकेनिज्म। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन SN1 मैकेनिज्म। देखो आप लोगों को एक इमेज दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, ठीक है, सभी को दिख रहा है ये वाला इमेज। अब चलो मैं पेन भी दूसरे कलर का लिया, तो मैंने व्हाइट पेन लिया हुआ है ताकि आपको आसान से समझ में हो। सो ये है मेरा रिएक्टेंट। कौन सा है मेरा रिएक्टेंट, ये है मेरा रिएक्टेंट, ठीक है। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक प्लेनर कार्बोकेटायन। देखो प्लेनर कार्बोकेटायन कैसे होता है, अगर मुझे समझाना हो आपको। सो सी ये क्या है, ये ट्रायंगल वाला शेप है, इसको कंसिडर करो एक प्लेन, ठीक है बच्चों, एक प्लेन कंसिडर करते हैं हम लोग इसको। लेट अस थिंक दैट दिस इज ए प्लेन। इसके इस वाले पॉइंट पे एक कार्बन अटैच्ड है, इसमें एक है, इसमें एक है, या फिर तीन अलग अलग ग्रुप्स है। अगर इस वाले केस पे हम एग्जाम्पल की बात के कंसिडर करें, तो ये हमारा सेंट्रल कार्बन है, इधर कंसिडर कर लो R है, इधर कंसिडर कर लो Br है, इधर कंसिडर कर लो CH3 है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन है। ये अगर प्लेन है तो ये कार्बोकेटायन कहाँ है, प्लेन पे फॉर्म हो रहा है। सो अटैक आइदर, जब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा वो आइदर ऊपर से अटैक कर सकता है या नीचे से अटैक कर सकता है, मतलब आइदर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन और फ्रॉम बिहाइंड द प्लेन। सो उस हिसाब से देखते हैं तो क्या होगा, देखो अटैक्स टॉप एंड बॉटम इक्वली। अगर दोनों साइड से इक्वल अटैक कर रहा है तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है एक पेयर ऑफ एनंशियोमार्स। आप लोगों को दिख रहा होगा R और S लिखा हुआ, तो एक पेयर ऑफ एनंशियोमार्स हमें मिलेगा, ठीक है, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मिलेंगे, सीधी बात है। अब इस केस में दोनों जो प्रोडक्ट्स है वो क्या होंगे, इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे हमारे पास, और ये रिसिमिक मिक्सचर हो सकता है, या फिर अगर ये लोग इक्वल क्वांटिटी में ना हो देन दे विल नॉट बी ए रेसिमिक मिक्सचर। सो हमारे पास SN1 के केस में दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे कार्बोकेटायन जो फॉर्म होती है वो होती है प्लैनर, और उस प्लैनर फॉर्मेशन के वजह से आइदर अटैक टॉप साइड से होता है या फिर अटैक होता है बॉटम से। और पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, पॉसिबिलिटी है टॉप और बॉटम अटैक के 50% 50%। सो इन 99% केसेस हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को मिलता है एज प्रोडक्ट एक रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, मतलब ए पेयर ऑफ एनंशियोमर्स। सो हम लोगों ने इन्वर्शन देखा, रिटेंशन देखा, रेसिमाइजेशन देखा, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी, कायरलिटी देखी। सो अब हम लोग आसानी से इन सभी चीज़ों को अप्लाई करके SN1 SN2 रिएक्शन में उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बता सकते हैं। अब जो कुछ आज के लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया गया है उसके बेसिस पे मैं देने वाला हूँ आपको दो क्वेश्चंस। ध्यान से देखो दोनों क्वेश्चंस को और सॉल्व ज़रूर करना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कायरलिटी ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन। सो पहला काम क्या करना है, बना दो कॉपी में, पेन और पेपर में 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर, फिर चेक करो कि वो कायरल है, कायरल है या फिर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, और लास्ट में बोल रहा हूँ मैं
कि वो सिमेट्रिक है। तो इन 4 में से कौन सा आंसर सही है आप लोग निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट on the plane of plane polarized light when it passes through a solution of DL butan 2-ol। तो एक बात याद रखना, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है कि ये जो DL हाइफन एक आएगा, फिर आएगा आपके पास ब्यूटान 2-ol। सो मतलब डेक्स्ट्रो एंड लेवो दोनों कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं इस केस में, और ये है एक ब्यूटान 2-ol। सो ये 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। और अगर आपको आज का हमारा ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री वाला लेक्चर है वो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अपने अगले क्लास में। सो थैंक यू एवरीवन।